हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो पिछले वीडियो में मैंने विशिष्ट वित्तीय संस्थानों के बारे में बताया था, तो कुछ विशिष्ट संस्थानों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला आता है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। इसकी स्थापना औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 के अंतर्गत जुलाई 1948 में एक संवैधानिक निगम के रूप में हुई थी, यानी 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके उद्देश्य में संतुलित क्षेत्रीय विकास में सहायता प्रदान करना एवं अर्थव्यवस्था में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में नए उद्यमियों के को प्रोत्साहन देना सम्मिलित है। कहने का मतलब है कि इसमें संतुलित जो पिछड़े क्षेत्र है उनको सहायता करना, और जो अर्थव्यवस्था में प्राथमिकता प्राप्त, जो अर्थव्यवस्था में जिन उद्योगों का योगदान ज़्यादा होता है उनके प्रवेश को प्रोत्साहन देना, उनको सहायता करना, आर्थिक सहायता करना, इस भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का उद्देश्य है। दूसरा है राज्य वित्त निगम। राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 ने राज्य सरकारों को अपने अपने क्षेत्रों में उन औद्योगिक इकाइयों को मध्यम एवं अल्प अवधि के लिए वित्त उपलब्ध कराने के अधिकार दिए गए जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के क्षेत्र से बाहर थे। कहने का मतलब है हर राज्य में एक राज्य वित्त निगम होता है जो क्या करता है, औद्योगिक इकाइयों को मध्यम और अल्प अवधि के लिए वित्त प्रदान करता है, लेकिन उनको करता है जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के क्षेत्र से बाहर है ना। जो उसमें आते हैं उनको नहीं, उसके बाहर जो है उन उद्योगों को सहायता करता है। इसका कार्य क्षेत्र भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्य क्षेत्र से अधिक व्यापक है, बड़ा है ना, क्योंकि इसके कार्य क्षेत्र में न केवल सार्वजनिक कंपनियां बल्कि निजी कंपनियां, साझेदारी फर्में एवं एकल स्वामित्व भी इसके अंदर आती है ना। तो इसका कार्य क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, तो राज्य वित्त निगम हर राज्य में अलग अलग होते हैं और उनका उद्देश्य होता है कि राज्य के जो उद्योग धंधे होते हैं ना, उनको सहायता प्रदान करना, आर्थिक सहायता देना, जिनको जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के बाहर है ना। नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम ICICI। इसकी स्थापना 1955 में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में हुई थी। ICICI केवल निजी क्षेत्र में औद्योगिक उद्यमों के निर्माण, विस्तार, आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करती है, यानी कि ये प्राइवेट क्षेत्र में जो औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं ना, उनको सहायता प्रदान करती है, उनके विकास के लिए, विस्तार के लिए, आधुनिकीकरण यानी कि आधुनिक टेक्नोलॉजी वगैरह में सहायता प्रदान करती है। इस निगम ने देश के अंदर विदेशी पूंजी के भाग लेने को भी प्रोत्साहित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इसकी स्थापना औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के अंतर्गत 1964 में की गई। इसका उद्देश्य अन्य वित्तीय संस्थानों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना था, जिनमें वाणिज्यिक बैंक भी सम्मिलित है, यानी जो अन्य वित्तीय संस्थान हैं उनकी गतिविधियां जो होती है ना, उनमें आपस में तालमेल स्थापित करना, जिसमें कॉमर्शियल बैंक भी सम्मिलित हैं। यह बैंक 3 प्रकार के कार्य करता है: अन्य वित्तीय संस्थानों को सहायता देना, दूसरे संस्थानों को, यानी वित्तीय संस्थान दूसरे होते हैं उनको सहायता देना, औद्योगिक इकाइयों को सीधे सहायता प्रदान करना, और वित्तीय तकनीकी सेवाओं का प्रवर्तन एवं समन्वय स्थापित करना। ये 3 इसके प्रमुख कार्य हैं। नेक्स्ट है राज्य औद्योगिक विकास निगम। बहुत सी राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य औद्योगिक विकास निगमों की स्थापना की है। राज्य औद्योगिक विकास निगम के उद्देश्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग है ना, हर राज्य के अलग अलग उद्देश्य है, उस प्रकार से वो कार्य करती है। नेक्स्ट है भारतीय यूनिट ट्रस्ट, UTI है ना, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अधिनियम 1963 के अंतर्गत 1964 में की गई थी। UTI का मूल उद्देश्य जनता की बचत को गति प्रदान करना, यानी कि ये जनता से छोटी छोटी बचतों को प्राप्त करती है और उनको उत्पादक उपक्रमों में दिशा प्रदान करता है, यानी कि जो छोटी छोटी बचत है जनता की वो प्राप्त करती है, और जो पैसा इकट्ठा होता है वो उत्पादक कार्य में, यानी कि फैक्ट्रीज वगैरह में, ऐसी कंपनी जहाँ प्रोडक्शन होता है वहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं।
इसके लिए औद्योगिक इकाइयों को सीधे सहायता देता है और उनके शेयर और डिबेंचर में निवेश करता है। कहने का मतलब है जो यूटीआई क्या करता है, जनता की बचत को शेयर और डिबेंचर में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है ना, इंडस्ट्रियल जो कंपनी होती है ना उसके लिए। अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ भी भागीदारी करता है। नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड। प्रारंभ में इसकी स्थापना जर्जर इकाइयों के पुनर्वास के लिए प्राथमिक एजेंसी के रूप में की गई। जर्जर इकाई मतलब जो इकाइयाँ जो है, जर्जर का मतलब होता है बीमार, रुग्ण, है ना, अच्छी हालत में नहीं है, उन इकाइयों के वापस पुनर्वास, यानी कि जो ख़त्म हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, जो भी कहो आप, मतलब उनको वापस से उसको मतलब उसका पुनर्वास करना, यानी उसको वापस एक्टिव करने के लिए, जमाने के लिए, उनको वापस स्थापित करने के लिए इस बैंक औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड की स्थापना की गई। और इसे भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक भी कहते हैं इसको। 1985 में इसका पुनर्गठन कर इसका नाम भारतीय औद्योगिक पुनर्गठन बैंक कर दिया। यानी पुनर्गठन का मतलब ये वापस से जो इकाइयाँ जर्जर हो चुकी हैं उनको वापस जो है पुनर्स्थापित करती है। 1997 में इसका नाम फिर से बदलकर भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड कर दिया गया और बैंक बीमार इकाइयों को उनकी शेयर पूंजी में पुनर्गठन, प्रबंध प्रणाली में सुधार करना, आसान शर्तों पर वित्त की व्यवस्था करना, ये कार्य करते हैं। यानी जो बीमार इकाइयाँ हैं, यानी जो इकाइयाँ लॉस में चली गई है, घाटे में चली गई है, जैसे यह बंद हो गई है ना, चल नहीं रही है, ऐसी इकाइयों को वापस जीवित करने के लिए उनमें पैसा लगाना, उसकी प्रबंध व्यवस्था में सुधार करना, आसान शर्तों पर उसको ऋण देना, ये सारे कार्य ये भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड करता है। नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, जिसका नाम आपने सुना होगा। इसकी स्थापना 1956 में LIC अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1956 में तत्कालीन 245 बीमा कंपनियों की राष्ट्रीयकरण के पश्चात की गई। यानी 245 बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि जो निजी क्षेत्र में होता है, जो सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में लेती है, उसे कहते हैं राष्ट्रीयकरण, है ना। जो पहले निजी में होता है, अब जो है सरकार के अंडर में होता है। ये बीमा प्रीमियम के रूप में जनता की बचत को गतिमान बनाती है और सीधे ऋण, शेयर और डिबेंचरों के अभिगोपन और उनके क्रय के द्वारा सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार की औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध कराती है। कहने का मतलब है LIC में जो हम पैसा जमा कराते हैं ना, प्रीमियम जमा कराते हैं ना, वो प्रीमियम जो है LIC जमा करके उस पैसे को शेयर में, डिबेंचर में, है ना, या सार्वजनिक और निजी कंपनी दोनों प्रकार की कंपनियों में जो है इन्वेस्ट करने का कार्य करती है। इस प्रकार से औद्योगिक इकाइयों को पैसा जो है LIC के माध्यम से भी प्राप्त होता है। ये थी आपके कुछ विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक आपका जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं के बारे में, वो पूरा हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोष जुटाने के भी विभिन्न तरीके हैं। अर्थव्यवस्था में खुलेपन, व्यावसायिक संगठन के कार्य के प्रचलन, वैश्वीकरण के कारण भारतीय कंपनियां विश्व पूंजी बाजार से कोष जुटा सकती है। कहने का मतलब है विश्व पूंजी बाजार, यानी बाहर विदेशों से भी हम पैसा जुटा सकते हैं। और वो किस प्रकार से जुटा सकते हैं, उसके कौन कौन से तरीके हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है उसमें वाणिज्यिक बैंक। पूरे विश्व में वाणिज्यिक बैंक वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा ऋण देते हैं। ये गैर व्यापारिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के लिए वित्त के महत्वपूर्ण स्रोत है। कहने का मतलब वाणिज्यिक बैंक जो क्या करते हैं, विदेशी मुद्रा का ऋण हमें देते हैं और गैर व्यापारिक कार्यों के लिए, है ना, गैर व्यापारिक का मतलब व्यापार के अलावा दूसरे कार्यों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, उसके लिए हमें महत्वपूर्ण जो वित्त के स्रोत माने जाते हैं। बैंक द्वारा दी जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऋण और सेवाएं अलग अलग देशों में अलग अलग है ना, हर देश की अलग अलग व्यवस्था होती है। उदाहरण के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड भारतीय उद्योग के लिए विदेशी मुद्रा के रूप में प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा है। नेक्स्ट, यानी इस प्रकार से वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा हम विश्व स्तर पर जो है ऋण प्राप्त कर सकते हैं, पैसा प्राप्त कर सकते हैं ना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी एवं विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यवसाय के वित्तीयन के लिए पिछले वर्षों में अनेक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी विकास बैंक सामने आए हैं। ये विश्व के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए दीर्घ अवधि और मध्यम अवधि के ऋण एवं अनुदान देते हैं। यानी कि ये बैंक क्या करते हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र है
ऐसे क्षेत्र विश्व के अंदर जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड हैं, उनको उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए दीर्घ अवधि के लिए और मध्यम अवधि के लिए लोन भी देते हैं और अनुदान यानी सहायता भी करते हैं। ठीक है, इनकी स्थापना विभिन्न आयोजनों को ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के विकसित देशों की सरकारों ने की है। यानी जो विकसित देश होते हैं ना, वो जो अविकसित देश या उनको जो है अगर उनका विकास करना है, पिछड़े देश है उनका विकास करना है, तो वहाँ पर वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इनमें से कुछ प्रसिद्ध संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, एक्सिम बैंक है, एशियन विकास बैंक है। तो इस प्रकार से जो ये है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी और विकास बैंक जो है सहायता प्रदान करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तीसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार, आधुनिक संगठन जिनमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी सम्मिलित है। रुपये एवं विदेशी करेंसी में काफ़ी बड़ी मात्रा में वित्तीय ऋण पर निर्भर होते हैं। इसके लिए जिन प्रमुख वित्तीय विलेखों का उपयोग किया जाता है उसमें GDR और ADR 2 हैं प्रमुख तौर से। तो GDR और ADR के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, टेक केयर, बाय।